जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष हो उसको मांगलिक दोष वाले इंसान से ही शादी करनी चाहिए। यस, इट इज़ राइटली सेड दैट, बट लेकिन कई केस में हमने देखा है मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल भी होता है। क्या कुंडली डिसाइड कर सकती है, बता सकती है कि आपका आने वाला पार्टनर कैसा होगा? कुंडली का सप्तम भाव ये गवर्न करता है आपकी मैरिज को, मैरिटल पार्टनर को, और आपकी मैरिज कैसे जाएगी। द मोस्ट कॉमन सिस्टम जो यूज़ किया जाता है कुंडली मिलान के लिए वो है अष्टकूट सिस्टम, जिसे हम गुण मिलान भी जिसे हम कहते गुण हैं। मिलान बोलते हैं। तो सर, मून चार्ट का एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम कुंडली मिलान करें तो उसमें क्यों इतना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है? मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडली मिलान की हैं जहाँ पे बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं दिखाई देता था, बट बाय वर्च्यू ऑफ मैचिंग जस्ट द मून एंड मर्करी इन द चार्ट उनकी मैरिटल लाइफ आज तक चल रही है। Hello and welcome everyone to another episode of Vedic Sar with Mr. Manish Malhotra। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजी लोगों की लाइफ रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है और कैसे उनकी लाइफ को पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देती है। जैसे कि आज के हमारे गेस्ट मनीष मल्होत्रा जी, जो कि एक रिनोन एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनकी एस्ट्रोलॉजी की डीप इनसाइट से काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और अपने रिलेशनशिप, अपनी लाइफ को ठीक किया है। तो आज उन्हीं से हम जानेंगे एक नया सीक्रेट्स, जो कि आजकल की जेनजीज की बहुत कॉमन क्वेरीज रही हैं। दैट इज़ शादी। कि शादी एक दिल से डिसीजन लेने वाला प्रोसेस है या फिर इसमें उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कुंडली। तो एक्चुअली आज हम जानेंगे कुंडली मिलान के बारे में और मंगलिक दोष के बारे में, और ऐसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट जिससे हम जान सकें और समझ सकें और अपनी लाइफ को, रिलेशनशिप को एक स्मूथ पैटर्न में ले जा सकें। तो चलिए सर से ही बात करते हैं आज। वेलकम सर, कैसे हैं आप? I'm good, Jyoti. Thank you so much for inviting me again. प्लेजर इज How ऑल are you आवर्स। doing? आई एम गुड। तो सर, कुंडली मिलान, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि ज्योतिष में अपनी कुंडली दिखानी है। True. एग्जैक्टली। एंड अगर कोई शादी के लिए जाता है तो हमारे पुराने जो ओल्ड स्कूल पर्सन है या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सबसे पहले यही कहते थे कि पहले कुंडली मिला लें लड़के और लड़की की। तो एक्चुअली उसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है? Okay. So ज्योति, जैसे आपने बोला, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या कुंडली मिलान के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई है। एग्जैक्टली। सो आई वुड से दैट कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक डीप इंसाइट देती है फॉर ग्रूम एंड ब्राइड टू बी टुगेदर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ देख पाते हैं डीपली फॉर टू पर्सन्स टू बी टुगेदर। ओके। सो फर्स्ट पार्ट जिस हम देखते हैं इसमें कि कुंडली मैचिंग। तो जब हम कुंडली मैचिंग की बात करते हैं तो जो प्रॉपर जो हम बेसिक सिस्टम यूज़ करते हैं इसमें, द मोस्ट कॉमन सिस्टम जो यूज़ किया जाता है कुंडली मिलान के लिए वो है अष्टकूट सिस्टम, जिसे हम गुण मिलान भी जिसे हम कहते गुण हैं। मिलान बोलते हैं। सो टोटल आउट ऑफ 36 गुण हम बोला गया है, उसमें अष्टकूट मिलान जो है, इफ 17 एंड अबव रहता है हमारा, तो हम कुंडली को एक बेटर मैचिंग मानते हैं। ओके। सो दैट इज़ अ बेसिक गुण मिलान जिसको बोला जाता है बेसिक मैच मेकिंग। ओके। इसके बाद बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे को देखने चाहिए। तो आपके हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली मिलान एक अच्छी कंपैटिबिलिटी को भी दिखाता है? यस, डेफिनेटली। देखिए ज्योति, कंपैटिबिलिटी जो है दो तरीके की होती है, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी और एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी। बिल्कुल सही। तो आई वुड से दैट कि सबसे पहले हमारे को इमोशनल कंपैटिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एग्जैक्टली। फॉर अ ब्राइड एंड ग्रूम टू बी टुगेदर, इफ दे आर इमोशनली कंपैटिबल टू ईच अदर, तो अपनी लाइफ को एक अच्छे से समझ पाएंगे। बोथ कैन कम टू द कॉमन प्लेटफॉर्म और एक दूसरे को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके लिए हमारे इमोशंस को गवर्न करता है प्लैनेट कॉल मून, तो चंद्रमा जिसको बोला जाता है। तो चंद्रमा का मिलना आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्राइड से लेके ग्रूम का चंद्रमा किस पोजीशन पे है एक कुंडली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि काफ़ी लोग जो है
नहीं देखते हैं। बिल्कुल। और आजकल की जनरेशन तो एक्चुअली मानती भी नहीं है कुंडली में, कि एक्चुअली इतना कोई ज़रूरी नहीं होता कुंडली मिलाना। तो क्यों इतनी इम्पोर्टेंस मानी गई है पुराने टाइम में, और अब इतना क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते हम कुंडली मिलान को? I would say that a lot of people coming to me, new generations are again getting into this astrology, especially in their relationship. I would say that ओके। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें या करियर की बात करें या मैरिज प्रोस्पेक्ट की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि जेंजी या न्यू जनरेशन नहीं मान रही है। ऑफ लेटली बहुत, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया आई वुड से दैट, कि बहुत ज़्यादा इसका प्रचार होने लगा है एंड पीपल आर गेटिंग इन डीप इनटू इट। एग्जैक्टली लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आया था कि जहाँ कुंडली को इतना कंसीडर नहीं किया जाता था, जहाँ सिर्फ एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी को लेके आप शादी डिसाइड करते थे। Yes, true. There was a time, but off lately, because of the internet, I would say that, because of the social media, a lot of people are getting into it, gaining knowledge about it. एग्जैक्टली गेटिंग अवेयर अबाउट कुंडली Getting मिलान aware. एट इट्स इम्पोर्टेंस। Yes. तो सर अभी आपने दो एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था, जैसे कि इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन जो होना चाहिए कंपैटिबिलिटी में। तो बेसिकली अगर हम बात करें इमोशनल कंपैटिबिलिटी की, तो वो किस चीज़ से हम देख सकते हैं अपनी कुंडली में? As I said earlier also, moon governs our emotions. तो चंद्रमा का मिलना ब्राइड से ग्रूम के हॉरोस्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ द पोजीशन ऑफ द मून इज 5-9 टू ईच अदर, दैट मीन्स लड़की की कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, उस भाव से लेके लड़के की कुंडली में जिस भाव में बैठा है, वो हम गिनते हैं। इफ इट इज 5-9, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपैटिबिलिटी, आई वुड से दैट। और लेट्स से 3-11। ओके। सिमिलरली जिस पे हम देखते हैं कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी कम होगी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा अराइज हो सकता है, दैट इज 6-8 पोजीशन। सो लड़की की कुंडली से हम लड़के का चंद्रमा लगा लेंगे, अगर वो 6th पोजीशन पे है या 8th पोजीशन पे है, सो इट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ गुड मैच इमोशनली। तो वहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके। तो एक चीज़ मुझे और पूछनी थी कि क्या एक्चुअली एक कुंडली डिसाइड कर सकती है, बता सकती है कि आपका आने वाला पार्टनर कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा? यस, डेफिनेटली ज्योति। कुंडली का सप्तम भाव, 7th हाउस, ये गवर्न करता है आपकी मैरिज को, मैरिटल पार्टनर को, और आपकी मैरिज कैसे जाएगी। सिमिलरली इन नवांशा चार्ट, द लग्नेश ऑफ द D9 चार्ट, सप्तम भाव, सप्तमेश ऑफ D9, एंड सिमिलरली द 4th हाउस will decide the happiness out of the wedlock. ओके। So 7th house majorly govern करता है मैरिज को एंड मैरिटल पार्टनर को, और 4th हाउस इन D1 चार्ट गवर्न्स दी सुख, कि हमारे को सुख कैसा मिलेगा। अगर हम मेल चार्ट की बात करें तो शुक्र, जिसको हम वीनस बोलते हैं, दैट गवर्न्स दी फीमेल पार्टनर। सिमिलरली इन फीमेल चार्ट मार्स is the planet which governs the male partner. The position and assessment of these two planets are the basic primary role. तो सर अभी हमने वीनस और मार्स की पोजीशंस के बारे में बात करी, तो इसमें वीनस की क्या क्या पोजीशंस हम कंसीडर कर सकते हैं? तो ज्योति, Venus is one of the most important planet in terms of relationship, because Venus हमारे relations, general relations को भी govern करता है in anybody's chart. जी। सो द वीनस की पोजीशन, वीनस की कंजंक्शन एंड प्लेसमेंट ये डिसाइड करेगी कि हमारे को सुख की प्राप्ति होगी या नहीं। अच्छा। लाइक इफ वीनस इज प्लेस्ड इन मेलेफिक हाउसेस, लेट्स से इन 6th, 8th और 12th हाउसेस, जिसको हम मेलेफिक हाउसेस बोलते हैं, एंड एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, जिसको हम शनि बोलते हैं, मंगल, सूर्य और राहु केतु एक्सिस में है, तो देयर इज अ हाई चांस और द प्रोबेबिलिटी कि मैरिटल लाइफ का सुख कम होगा। और कुछ केसेस में मैंने देखा है वीनस वेरी क्लोजली प्लेस्ड विद प्लैनेट कॉल्ड केतु, जो कि एक डिटैचमेंट और डिले का कारक है। उसमें जो है शादी होने के बाद भी शादी का सुख बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। ओके। तो सर कुछ और इलाबोरेट करके हमारी ऑडियंस को बताएंगे, तो वो भी अपनी कुंडली को खोल के अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अपनी वीनस की पोजीशंस को देख सकते हैं। देखिए ज्योति, ये बेसिकली लेमैन का काम नहीं है। एग्जैक्टली।
it should be definitely be seen by the astrologer. एक reputed astrologer के पास जाके, intellectual के पास जाके आपको दिखाना चाहिए. I would add one thing into it कि वीनस से देखा गया है सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 12th हाउस में अगर मैलिफिक प्लैनेट्स पॉजिटेड हैं तो वो शादीशुदा जिंदगी का सुख में कमी कर देते हैं. तो सर ये तो हो गया वीनस की, अब मार्स की बात करें तो? सिमिलरली मार्स की बात करें विच इज़ द मैरिटल पार्टनर इन केस ऑफ ए फीमेल कुंडली. तो मार्स की पोजीशन ये गवर्न करती है या उसकी प्लेसमेंट या उसकी कंजंक्शन ये गवर्न करती है कि एक फीमेल के लिए उसका हस्बैंड कैसा होगा. ओके. जैसे कि कौन कौन से भाव में हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, सिर्फ भाव किसी भी रिजल्ट को गवर्न नहीं करता है. एज आई सेड कि भाव के अलावा उसकी कंजंक्शन, वो किस नक्षत्र में प्लेस है, वो नक्षत्र का स्वामी कहाँ प्लेस्ड है, उसका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. तो here नक्षत्र also plays lot of importance बिल्कुल सही. इन द कुंडली मिलान. in the कुंडली मिलान. एक और टर्म शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ मांगलिक दोष. क्या कुंडली में मंगल दोष होना भी शादी को प्रॉब्लमैटिक बना सकता है? चाहे शादी लेट हो रही है या शादी हो रही है, उसमें भी प्रॉब्लम्स कर सकता है? ओके ज्योति, सबसे पहले हम ये समझते हैं मांगलिक दोष होता क्या है. बिल्कुल सही. मांगलिक दोष इज बेसिकली द प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन पर्टिकुलर हाउसेस. ओके. एक कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, जिसमें से मेजरली 7 प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं. जी. तो मंगल का प्लेसमेंट इन लग्ना, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इन हाउसेस में होना जो है मांगलिक दोष को गवर्न करता है. ओके. बट हेयर आई वुड से दैट मंगल का 8th हाउस में होना इन फीमेल कुंडली ज़्यादा मांगलिक दोष को दर्शाता है. ऐसा क्यों? सो 8th हाउस गवर्न्स द हैप्पीनेस आउट ऑफ वेडलॉक फॉर ए फीमेल नेटिव. ओके. सो 8th हाउस में मंगल का होना ऑब्स्टिकल्स देता है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस आउट ऑफ वेडलॉक, बिकॉज मंगल एक फायरी प्लैनेट है, इट्स अ बॉल ऑफ फायर. एग्जैक्टली. तो 8th हाउस में मंगल का होना देखा गया है, इट इज़ अ हिंड्रेंस टू द हैप्पीनेस फॉर अ फीमेल नेटिव इन टर्म्स ऑफ अ मैरिटल लाइफ. सिमिलरली सप्तम भाव में मेल चार्ट में मंगल का होना इस लेस मैरिटल ब्लिस को शो करता है. ओके. तो सर बेसिकली अगर हम बात करें मांगलिक दोष की, लोग डर जाते हैं मांगलिक दोष से, तो एक्चुअली ये क्यों इतना इम्पैक्ट करता है? देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. इट इज़ जस्ट द प्लेसमेंट ऑफ मार्स. और कुंडली मिलाते समय हम ये कुछ प्लेसमेंट्स ऑफ मंगल, जिसको हम मांगलिक दोष देते हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं. जैसे मैंने आपको भी बताया, 8th हाउस में मंगल का होना इन फीमेल चार्ट, सिमिलरली 7th हाउस में मंगल का होना इन ए मेल चार्ट गवर्न्स दी प्रॉपर मांगलिक दोषा. तो इसको हम बाय वे ऑफ मैचिंग दी मार्स प्लेसमेंट इन बोथ द चार्ट्स देखते हैं हम. सो इट गिव्स लिटिल इंपॉर्टेंस टू दैट. इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. ओके. क्योंकि बोला जाता है कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष हो उसको सिमिलरली मांगलिक दोष वाले इंसान से ही शादी करनी चाहिए. यस, इट इज़ राइटली सेड दैट, बट लेकिन कई केसेस में हमने देखा है मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल भी होता है. लाइक एक फीमेल चार्ट में अगर मांगलिक दोष है तो कुछ ऐसे जो है कैंसिलेशंस हैं जो कि मेल चार्ट में प्लेसमेंट ऑफ मार्स एंड सैटर्न गवर्न करते हैं, तो मांगलिक दोष का कैंसिलेशन भी हो जाता है. ओके. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. ओके. तो सर जैसे कि अभी आपने मांगलिक दोष के अलग अलग हाउसेस के बारे में बताया, तो क्या ये मांगलिक दोष हर हाउस में सिमिलर इम्पैक्ट देता है या डिफरेंट इम्पैक्ट करता है? द प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन लग्ना गवर्न्स द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द नेटिव. वो ज़िद्दी हो सकता है. सिमिलरली चतुर्थ भाव में मंगल का होना चतुर्थ भाव की क्वालिटीज़ को शो करेगा. जी. तो चतुर्थ भाव इज बेसिकली रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी, टू अ सुख, इंसान का जिंदगी का सुख है. तो मंगल का वहाँ होना सुख में थोड़ी सी कमी दे सकता है. सिमिलरली द प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन 7th हाउस, एज 7th हाउस गवर्न्स दी हैप्पीनेस और द रिलेशंस. तो मंगल का सप्तम भाव में होना रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है. ओके. सो डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ द मार्स इनटू द डिफरेंट हाउसेस गवर्न्स द डिफरेंट इम्पैक्ट. ओके.
अष्टम भाव में मंगल का होना स्पेशली इन ए फीमेल चार्ट इज नॉट एट ऑल ए वेलकम पोजीशन. ये हैप्पीनेस आउट ऑफ द वेडलॉक में डिस्टर्बेंस देता है, ऑब्स्टिकल्स देता है. सिमिलरली 12वां घर जो कि हमारी एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी को, हमारे बेडरूम को दिखाए, डिनोट करता है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकती है. तो सर हमने ऐसा भी देखा है कि कुंडली मिलान में सारे चीज़ें बहुत एक्यूरेट है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों की शादी नहीं चल पाती. ओके, सो ज्योति, इस केस में हमारे को ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर चार्ट में नेटिव के शादी का सुख नहीं है. लेट्स से एक वीनस इस पोजीशन पे है, या बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हमें शादी का सुख नहीं दिखाई दे रहा. सो इन स्पाइट ऑफ हम उसकी मैचिंग किसी और से करें, लेकिन वो सुख की प्राप्ति नहीं होगी. ओके. सो ऐसे केसेस में मैरिज इज बाउंड टू फेल. ओके. तो आपके हिसाब से क्या हम पता कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज? यस ज्योति, दैट इज़ वेरी इजी टू प्रोडिक्ट. जैसे मैंने बोला कि सप्तम भाव बेसिकली मैरिज का हाउस है. जी. तो हम मैरिज के लिए 3 हाउसेस को बेसिकली देखते हैं, विच इज़ अ 7th हाउस, विच इज़ अ प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज, 11th हाउस एंड 2nd हाउस. 11th हाउस गेन्स को डिनोट करता है एंड 2nd हाउस एडिशन ऑफ ए फैमिली मेंबर को डिनोट करता है. सो लगन का स्वामी या लग्नेश का कनेक्शन 2, 7, 11 से एक नॉर्मल मैरिज को दर्शाता है. सिमिलरली पंचम भाव ऑफ द चार्ट रिफ्लेक्ट्स आवर लव एंड आवर रिलेशनशिप. तो 5th हाउस का कनेक्शन या 5th लॉर्ड का कनेक्शन सप्तम भाव से और 11th हाउस से जब बनता है मिलके, तो वो लव मैरिज को दिखाता है. दिस कैन बी सीन फ्रॉम द लग्न चार्ट और द मून चार्ट और द वीनस चार्ट. ओके. तो सर मून चार्ट का एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम कुंडली मिलान करें तो उसमें क्यों इतना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है? ओके, सो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला मून हमारे इमोशंस को गवर्न करता है. बिल्कुल सही. तो हम मून चार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं इसमें. कुंडली को जहाँ मून की प्लेसमेंट है वहाँ से भाव बना के उसको एक लगन बनाया जाता है और उससे सप्तम भाव और सप्तमेश की पोजीशन देखी जाती है. सो ये मून चार्ट हमारे इमोशनल कंपैटिबिलिटी को बहुत अच्छे से दिखाता है. ओके. कई बार हमने ये देखा है कि लग्न कुंडली से मैरिज बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मून कुंडली से मैरिज बहुत अच्छी नहीं आ रही. द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स और द लॉर्डशिप ऑफ द 7th हाउस एंड अदर हाउसेस वो अच्छी पोजीशंस में नहीं है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो मैरिज का सुख जो है वो कम होता है. तो ऐसी कौन सी प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो अच्छी खासी शादी चलती हुई में भी कन्फ्लिक्ट्स कर देते हैं? समटाइम्स होता है कि शादी अच्छी चल रही है लेकिन सडनली दोनों के बीच में क्लैशेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हो जाते हैं एंड लास्ट आउटकम आता है कि सेपरेशन हो जाता है. तो क्या ये भी हम अपने कुंडली से चेक कर सकते हैं? ये ज्योति, ये कुंडली से बिल्कुल देखा जा सकता है. किसी भी इवेंट को होने के लिए दशा, अंतदशा और ट्रांजिट का रोल होता है. ओके. जैसे आपने पूछा कि मैरिज चलते चलते जो है बाद में अचानक से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाता है एंड मैरिज फेल हो जाती है और डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है या डिवोर्स हो जाता है. जी. तो उसमें दशा अंतदशा का बहुत मेजर रोल होता है और टाइमिंग के लिए हम ट्रांजिट्स को देखते हैं. ओके. लेट्स से शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है या शुक्र एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसा प्लेनेट जो कि शुक्र को लेके चल रहा है या वो शुक्र के नक्षत्र में प्लेस्ड है, वो दशा अंतदशा में अपना अफेक्ट देता है, जिससे मैरिज में प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो क्या कुंडली से हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैरिज कब होगी और हमारे पार्टनर का नेचर कैसा होगा? यस ज्योति, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. कुंडली में कुंडली का दूसरा हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस जब भी एक्टिवेट होगा दशा अंतदशा प्रत्यंतर दशा में एक मैरिटेबल एज में, तो शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अलॉन्ग विद द ट्रांजिट, बिकॉज ट्रांजिट जो है टाइमिंग को डिफाइन करता है. तो इससे हम मैरिज का टाइम इजीली निकाल सकते हैं. ओके. और पार्टनर का नेचर कैसा होगा, पार्टनर कैसा मिलेगा, वो भी हम देख सकते हैं? यस, एज आई सेड 7th हाउस गवर्न्स द मैरिटल पार्टनर. बिल्कुल. तो सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स नेचर को गवर्न करेंगे कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा. लाइक अगर उसमें बहुत सौम्य प्लैनेट बैठे हैं, लेट्स से मर्करी है, चंद्रमा है, शुक्र है,
और वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो एक बहुत सॉफ्ट और एक अच्छे नेचर वाले इंसान को गवर्न करेंगे. सिमिलरली द पोजीशन ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स, लेट्स से सन और सैटर्न और मार्स, विज़ डिफरेंट नेचर को गवर्न करेंगे. जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सूर्य बैठा हुआ प्लैनेट जो है, तो वो पर्सन पार्टनर आपका ईगोइस्टिक हो सकता है या अथॉरिटेटिव हो सकता है. ओके. A placement of Mars in 7th house will govern probably the egoistic partner, या फिर वो बहुत ज़िद्दी हो सकता है, बहुत एनर्जेटिक हो सकता है. Similarly, the placement of Saturn in the 7th house will define a person who may be very practical. ओके. इट मीन्स अपने डिसिप्लिन पे चलने वाला. Yes. शनि जो है वो डिसिप्लिन का कारक है. 7th हाउस में बैठा हुआ शनि एक डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल इंसान को डिनोट करता है. तो ऐसे केसेस में जहाँ कुंडली तो मैच नहीं कर रही है बट लोग फिर भी इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं, वहाँ क्या कुछ रेमेडीज या कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज से या हम अपने एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ चार्ट से कुछ ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं ताकि हम उस चीज़ को बैलेंस कर पाए? यस, कुछ रेमेडीज के द्वारा हम लाइफ को स्टेबल या हार्मोनियस बना सकते हैं, लेकिन कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स या कुंडली में कुछ दोष विच आर रिलेटेड टू मैरिटल डिस्टर्बेंस, वो उनका पूरा खत्म होना बहुत मुश्किल होता है. आई वुड गिव वन एग्जाम्पल इन टू दिस. जी. कई बार मैंने ऐसी कुंडली देखी है जिसमें फीमेल चार्ट में मंगल 8th हाउस में बहुत हैवोक प्ले करता है. आई जस्ट सॉ अ कुंडली वेयर मार्स, केतु एंड सन, all three were posited into the 8th house of the female chart. तो इन तीनों का 8th हाउस में वेलकम नहीं है. As I earlier said, Mars and Sun both are fiery planet. So इनका अष्टम भाव में फीमेल चार्ट में बैठना एक मैरिटल सुख के लिए ठीक नहीं होता है. तो उस केस में हम कुछ उपायों के द्वारा जो है मैरिज को आगे तक चला सकते हैं. जैसे क्या रेमेडीज हो सकती हैं? देखिए, मंगल इज बीइंग गवर्न्ड बाय लॉर्ड हनुमान. जी. तो उस केस में मैं लॉर्ड हनुमान जी की आराधना, पूजा, कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज देता हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूजफुल और बहुत कारक होते देखी हैं. तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल रेमेडीज जिससे अब शादी तो हो गई लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो क्या ऐसी कोई रेमेडीज बनी है? देखिए, रेमेडीज बनी है, बट मोर देन दैट आई वुड से दैट अंडरस्टैंडिंग ईच पार्टनर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग इज द की ऑफ अ रिलेशनशिप. यस, अगर आप एक इमोशनली एक दूसरे को समझ पाएं तो दिस इज वन ऑफ द रेमेडी. एग्जैक्टली. लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हर पॉइंट पे दे वर ऑन द ईच एज, अगर एक साउथ है और एक नॉर्थ हो जाता है. वो कुंडली में ऐसा दोष पाया गया है. इन दैट केस प्रॉबेबली कि दोनों की कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो कि एक हैप्पीनेस नहीं दिखाते हैं. उस केस में आई वुड एडवाइज पीपल टू बी वेरी काम एंड गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, सो दैट आपकी मैरिज जो है काफ़ी देर तक चल सके या फॉरएवर चल सके. तो क्या सर ऐसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप शेयर करेंगे जहाँ से कुंडली मिलान ने एक अच्छे खासे इंसान की रिलेशनशिप में बहुत एक हैप्पीनेस लेके आया हो? यस ज्योति, मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडली मिलान की हैं जहाँ पे बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं दिखाई देता था, बट बाय वर्च्यू ऑफ मैचिंग जस्ट द मून एंड मर्करी इन द चार्ट उनकी मैरिटल लाइफ आज तक चल रही है. आई वुड से दैट देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू, लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ साथ चल रहे हैं विद सर्टन काउंसलिंग, विद सर्टन इमोशनल बैलेंस. ओके. टू सम अप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रमा का मिलना दोनों ब्राइड एंड ग्रूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके. सो माय एडवाइस टू एवरीवन इज कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो आप अपनी कुंडली से लड़के का या लड़की का चंद्रमा देखिए किस पोजीशन पे बैठा है. इफ इट इज इन द राइट पोजीशन लाइक 5-9 और 3-11 और मे बी 4-10, then you can go ahead with the marriage ओके. with some matching some other parameters as well.
तो सर आपके एक्सपीरियंस से शादी को एक हार्मोनियस और अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए कौन से ऐसे आप टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? ज्योति, शादीशुदा ज़िंदगी को या शादी को एक हारमोनियस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे का समझना, इमोशनल कंपैटिबिलिटी. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, मून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इमोशनल कंपैटिबिलिटी. सो लड़की से लड़के का चंद्रमा की पोजीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सी इफ इट इज़ इन ए पोजीशन ऑफ 5'9" और 3'11" और मे बी 4'10", तो आप मैरिज के लिए बाकी अदर पैरामीटर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं. बट इफ इट इज़ इन 6'8" पोजीशन और 2'12", तो डेफिनेटली एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होना एक लाजमी है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट मैं बोलूँगा कि गुण मिलान के अलावा हमारे को एक जनरली दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, देन आई वुड से दैट द मैरिज विल गो फॉर लॉन्ग. एग्जैक्टली. तो इसलिए अष्टकूट मिलान के अलावा चंद्रमा का मिलन, बाकी कुछ प्लैनेट्स का मिलन, शुक्र की पोजीशन बहुत कुछ गवर्न करती है. तो इसलिए आई वुड एडवाइज आर ऑडियंस कि आपको कुंडली मिलान एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जरूर करानी चाहिए. ओके, ताकि वो अपनी शादी को एक लाइफ लॉन्ग हैप्पी इवेंट बना पाए. यस. ओके, थैंक यू सो मच सर. बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखा हमने आज आपसे. एंड आई होप हम और भी नए नए टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ें और नई सीखते आएंगे. यस, थैंक यू ज्योति. थैंक यू ऑडियंस. थैंक यू. एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने की पूरा ट्राई करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. स्टे सेफ. थैंक यू. थैंक यू.